ओके सो हेलो एवरीवन। देखो यार, अपनी जो पहले हिंदी की जो क्लास थी, पहला लेक्चर था, उसकी रिकॉर्डिंग में कुछ त्रुटि आ जाने के कारण अब हम इसको वापस से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी क्लास नहीं चल रही है, हम उसको ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जिन बच्चों का ये छूट चुका था वो कवर कर सके। ठीक है, तो देखते हैं भाई साहब जबलपुर नगर निगम के। चलो पहले तो अपन जान लेते हैं कि इसमें अपना क्या टारगेट रहेगा। मैं बता देता हूं, पहली जो क्लास थी उसमें अपन ने 13 मार्क्स का टारगेट रखा था। कितने मार्क्स का? 13 मार्क्स का। ओके, 13 मार्क्स के टारगेट के साथ हम चले थे। 13 मार्क्स में हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने किए थे पत्र। क्या किए थे? पत्र। पत्र के बाद किया था हमने संवाद लेखन। क्या किया था? संवाद लेखन। देन संवाद लेखन के लास्ट में हमने किया था कवि परिचय और लेखक परिचय। अब मैं आपको बताता हूं, यहां से आप 13 मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। पत्र जो है 4 नंबर का आता है, संवाद लेखन 3 नंबर का आता है, कवि परिचय 3 नंबर का, लेखक परिचय 3 नंबर का। ये दोनों अलग चीज है, कवि परिचय लेखक परिचय, ठीक है, एक ही मत समझना इसको। कवि अलग है भाई साहब, लेखक अलग है। कवि वो है जो कविताओं के रचनाकार है, लेखक वो हैं जो अपने बाकी के जो पार्ट हैं, जो कहानी के रूप में है, गद्य के रूप में, उनके रचनाकार है। ठीक, तो देखो भाई साहब, अपन पढ़ते हैं सबसे पहले पत्र। पत्र पत्र क्या होता है ये आप सभी जानते होंगे, ठीक है। पत्र के जरिए हम चीजें, हम नॉलेज वगैरह, जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी अपनी परेशानी है वो लेकर जाते हैं हायर अथॉरिटीज तक, ठीक है। इसके अलावा और भी कई पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे किसी को अपने बर्थडे में बुलाना हो गया, शादी में बुलाना हो गया है, और जो भी कई सारी चीजों के लिए बुलाया जाता है। पहले पत्र का बहुत दबा के उपयोग किया जाता था, अभी भी किया जाता है, लेकिन अब फॉर्मली ज्यादा किया जाता है, जैसे कि औपचारिक रूप से ना। अब औपचारिक और अनौपचारिक में क्या डिफरेंस होता है? औपचारिक और अनौपचारिक में बस छोटा सा अंतर ये होता है कि जो औपचारिक पत्र होते हैं वो हम लिखते हैं किसी अधिकारी को, ठीक है, अपनी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने को सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो हम अधिकारी को जो भी पत्र लिखते हैं उसको अपन कहते हैं फॉर्मल लेटर। ओके, इसके अलावा अपने कुछ भी काम से रिलेटेड जो भी है वो सारे के सारे इसमें जाते हैं अपने औपचारिक में, ठीक है, काम से रिलेटेड। और वहीं देखो अनौपचारिक में क्या होता है? अनौपचारिक में होता है ये कि इसमें हम देखते हैं रिश्तेदार हो गए अपने, ओके, रिश्तेदार के अलावा फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स के अलावा अपने माता पिता भाई बहन, इनको जब अपन लेटर लिखते हैं तो अपने अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आ जाते हैं ना। ओके, तो चलिए अब अपन बिना समय गवाए आगे की ओर बढ़ते हैं। औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्रों को देखने वाले हैं। देखो भैया, जबलपुर नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखे, ठीक है। अब भाई साहब जबलपुर नगर निगम के निगमायुक्त हैं वो, अब इनको जो अपन पत्र लिखेंगे ऑब्वियस सी बात है फॉर्मल होगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मेट भी हमें फॉर्मली फॉलो करना होगा। चलिए देखते हैं आगे। प्रति श्रीमान निगमायुक्त महोदय नगर निगम जबलपुर मध्य प्रदेश। बिल्कुल आपको भी इसी तरीके से लिखना है ना, प्रति श्रीमान निगमायुक्त महोदय नगर निगम जबलपुर मध्य प्रदेश, लिख दिया। अब एक काम करो, कॉपी वॉपी भी निकाल लो, उसमें लिखते भी चलो, साथ में प्रैक्टिस होगी अपनी अच्छी। हाथों को प्रैक्टिस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ओके, कॉपी भी निकाल लो फटाफट। चलो, इसके बाद आपको लिखना होता है विषय। क्या लिखना होता है? विषय। विषय क्या है? नियमित जल आपूर्ति के संबंध में आवेदन पत्र। यहीं से अपन ने उठा लिया पूरा का पूरा। ये देखो, नियमित जल आपूर्ति करवाने हैं तो आवेदन पत्र, वही अपन ने यहाँ पे लिख दिया। एक बात का ध्यान रखना कि औपचारिक पत्र में भैया जो विषय होता है वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। बहुत आसान भी है, लिख सकते हो आप, ऊपर से उठाओ क्वेश्चन में से और यहाँ पे नोट डाउन कर दो, है ना। अब देखो नीचे महोदय, सैल्यूटेशन देते हैं अपन महोदय, निवेदन है, या फिर लिख सकते हैं आप सविनय निवेदन है। देखो, जैसे ही अपना लेटर स्टार्ट होता है आपको अपनी समस्या बतानी होती है। फॉर्मल लेटर की अगर अपन बात करें, सबसे पहले तो आपको अपनी समस्या बतानी होती है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। सबसे पहले आप बताते हैं अपनी समस्या। एक काम करना, अब आप अपनी जो फोन है उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा लेना, ठीक। समस्या है, पहले सबसे पहले तो आप अपनी समस्या बताएंगे। समस्या बताने के बाद उस समस्या से और कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो भी आपको बताना है, क्या क्या हाल है वो भी आपको बताना है। इस तरीके से आपके लेटर की बॉडी आपको डिजाइन करनी होती है, ठीक। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे? अब आप चाहते क्या हो? ऑब्वियस सी बात है, आप समस्या का समाधान चाहते हो, तो फिर वो अपन लिखते हैं समस्या का समाधान, है ना। उस समस्या का समाधान होने के बाद में भी अपन कई बार एक और चीज लिखते हैं, वो क्या रहती है कि आशा है कि आप इसके ऊपर शीघ्र एक्शन लेंगे, तत्काल प्रभाव से एक्शन लेंगे और कार्यवाही करेंगे, है?
इस तरीके से अपन इसके लास्ट में एक और लाइन यूज कर सकते हैं। मतलब पहले तो अपन ने अपनी प्रॉब्लम बताई, फिर बताते हैं कि अपन चाहते क्या है, अतः प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्य करें, और फिर लास्ट में हम ये भी बताते हैं कि एक और लाइन जोड़ सकते हैं, आशा है करके। आशा है कि इस पत्र के ऊपर आप शीघ्र अतिशीघ्र एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ जल्द तत्कालीन प्रभाव से इस समस्या का निवारण करेंगे। ओके, ये चीजें भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से अपना 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है अपने लेटर की बॉडी। चलिए पढ़ते हैं। निवेदन है कि पिछले 1 माह से जबलपुर शहर में जल की अनियमित आपूर्ति हो रही है। नियमित नहीं हो रही है ना, अनियमित हो रही है। इसके कारण नगर में जल की भयंकर परेशानी है। ओके, आप बता दिया इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जल की भयंकर परेशानी हो रही है। ओके, कई मोहल्लों में तो कई दिनों तक पानी की आपूर्ति नहीं होती है ना। अब देखो आगे आ जाओ। जल संकट से परेशान लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए इधर उधर भागे फिरते हैं, है ना। चारों ओर परेशानी का माहौल व्याप्त है। अब जल ही जीवन है, इसके बिना जनजीवन संकटग्रस्त है। अब देखो यार मैं ये कह रहा हूं कि अब ये जल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ना, आप अपने मन से लिख दोगे। आप अगर इसको याद भी नहीं कर रहे हो ना, तब भी लिख दोगे। लेकिन ये सब चीज आप लिख सकते हो। निवेदन है कि भैया जबलपुर शहर में पानी नहीं आ रहा, इसके कारण भयंकर परेशानी फैल रखी है। कई सारे मोहल्ले तो भी ऐसा है, कई सारी कॉलोनी ऐसी है जहां पर कई दिनों से पानी नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा इतनी भयंकर परेशानी चल रही है कि लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं, है ना। चारों ओर भयंकर तरीके से प्रॉब्लम है, परेशानी का माहौल व्याप्त है, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है, जल ही जीवन है, ये आपको थोड़ी सी याद कर लेनी, ठीक, ये आपको याद कर लेनी है। बाकी चीजें अगर आप नहीं भी करते हो, आपने एक बार पढ़ लिया है तब भी आप लिख दोगे, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा जोर देकर इसको लर्न कीजिएगा। बिकॉज ये थोड़ा आपके लेटर को अलग ही बनाएगा, अलग ही हाईलाइट करेगा कि हाँ यार आपको बढ़िया हिंदी आती है। ओके, और ऐसे शब्दों का अपने भी यूज करते रहना चाहिए। फॉर्मल लेटर है, अच्छे शब्दों का अपन यूज करेंगे तो और भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जो कॉपी चेक करेगा उसके ऊपर, ठीक। जल ही जीवन है, इसके बिना जनजीवन संकटग्रस्त हो जाता है। देखो यार ये शब्द आप सब लिख दोगे, मेरे को पता है, ये यहां से लेके निवेदन ऐसे लेके यहां तक के, लेकिन ये जो शब्द है ना यहाँ पर, ऐसे शब्द अपने माइंड में नहीं आते, बिकॉज हम ऐसे अपने डेली लाइफ में वर्ड यूज करते ही नहीं है। आप नहीं, मैं भी नहीं करता हूं। ओके, बहुत फॉर्मली जब बात आती है तभी अपन थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है। जनजीवन संकटग्रस्त हो जाता है, इस चीज को आपको लर्न कर लेना। जली जीवन है, इसके बिना जनजीवन संकटग्रस्त हो जाता है। ओके, अब ये तो बता दिया अपन ने प्रॉब्लम, देन बताएंगे अब हम क्या चाहते हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप तुरंत ध्यान देकर नगर में जल आपूर्ति को नियमित कराने का कष्ट करें, ठीक है। नियमित रूप से जल आपूर्ति करवा दो, या सप्लाई करवा दो, जनहित में यह कार्य शीघ्र कराएं। ओके, विनीत सभी निवासीगण, जबलपुर मध्य प्रदेश। दिनांक जो भी है डाल सकते। चलिए अब आ जाते हैं अपन थोड़ा दूसरे पत्र की ओर। दूसरा पत्र देखेंगे। ये देखो, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो जिलाधीश को लिख रहे हैं अपन प्रार्थना पत्र, लगाएंगे अपन प्रति जिलाधीश महोदय जबलपुर। ओके, ये भी जबलपुर के हैं। अब आपको यार यहाँ पे इन्होंने बताया तो नहीं ना कि कौन से जिलाधीश हैं, जबलपुर के हैं, इंदौर के हैं, तो आप कहीं के भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उन्होंने ऑलरेडी बताया हो तो आपको वही का लिखना है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फिर आप अपने मन से नहीं लिख सकते हो। ओके, चलो तो फिर देखो, जबलपुर मध्य प्रदेश। विषय, अब जैसे ही अपना औपचारिक पत्र आता है, विषय यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो विषय लिखेंगे परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र महोदय, सेलिब्रेशन के साथ। देखो स्टार्ट करते हैं अपन। ये अपनी बॉडी, अब अपन बताएंगे सविनय की जगह विनम्र लिखा है, कोई बात नहीं। विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। हाँ भाई सब चल रही है, सीबीएसई वालों की तो स्टार्ट भी हो चुकी है। हम सभी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में अध्ययनरत है ना, हम सभी अपनी। अब देखो यार ये जो चीजें हैं, अध्ययनरत, ऐसे शब्द अगर आप अपने लेटर में यूज करते हो तो आपका लेटर अलग ही लगता है यार, एकदम फॉर्मल, है ना। नहीं तो देखो क्या होता है, जब अपन मन से बनाते हैं तब प्रॉब्लम ये आती है कि कोई बच्चा क्या करेगा कि यहां पर क्या लिखेगा वो, हम सभी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ठीक है, ऐसी चीजें नहीं करनी अपने को, बिकॉज फॉर्मल लेटर है, अपनी जो लैंग्वेज है एकदम फॉर्मल होनी चाहिए। ओके, हाँ इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक में आप बिल्कुल ऐसी चीजें कर सकते हो, लेकिन यहां पर नहीं कर सकते। विनम्र निवेदन है, इसलिए मैं कहता हूं कि यार आप अपने मन से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरा नंबर दिए जाएंगे। लेकिन जो अपना मटेरियल है, इसको सिर्फ एक बार पढ़ भी लिया करो। इससे क्या होता है कि कुछ वर्ड्स तो आपके माइंड में फीड हो जाएंगे और इन वर्ड्स के जरिए आप अपना आंसर और प्यारा बना पाएंगे, ठीक।
चलो तो फिर देखते हैं। विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, हम सभी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में अध्ययनरत हैं। आजकल शहर में जोर जोर की आवाज में लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, जिससे हम लोगों के अध्ययन में व्यवधान पड़ता है। कृपया शहर की परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाकर हमारी समस्या का समाधान करने का कष्ट करें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। ओके, इतनी सी बात है। देन लास्ट में अपने धन्यवाद लिख दिया और आर्थिकरण लिख दिया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाटन जबलपुर, दिनांक डाल दी। ओके, एकदम सिंपल है। मायने बस आपका फॉर्मेट रखेगा, आपको इस तरीके के फॉर्मेट में ही आंसर करना होगा, है ना। पहले आप लिख देंगे पद उनका, देन कहाँ के हैं वो, जबलपुर के हैं तो आपने वो लिख दिया। ओके, देन विषय और महोदय के साथ अपने अपनी पूरी बॉडी स्टार्ट कर दी और लास्ट में ये चीजें। ठीक, चलो भाई साहब आ जाते हैं अपन थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ और भी देखेंगे हम पत्र। अब देखो, अपने प्रधान अध्यापक को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं सेवा में श्री प्रधान अध्यापक महोदय, सृजन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, देवास मध्य प्रदेश। ओके, विषय छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यार, लेकिन जो चीज अपने को ऊपर दी हो प्रधान अध्यापक वही अपने को लिखना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी आप प्रधान अध्यापक ही लिखेंगे, भले ये बात एक ही हो लेकिन फिर भी आपको वही चीज करनी है ना। अलग अलग क्यों जा रहे हैं यार अपन, एक ही शब्द है उसको आप एक ही, मतलब यहाँ पर भी अगर प्रधान अध्यापक कहा गया है, आपने यहाँ पर प्रधान अध्यापक लिखा है तो यहाँ पर भी आप वही चीज को लिखिएगा। ठीक, महोदय सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी सरकारी दफ्तर में चपरासी थे। आप किसान भी लिख सकते हैं, चपरासी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा बताना है कि हाँ हमारी प्रॉब्लम बहुत ही क्रिटिकल है ना, फाइनेंशियल कंडीशन है जो बहुत वीक है। मेरे पिताजी सरकारी दफ्तर में चपरासी थे, परंतु अब वह सेवानिवृत्त हो गए हैं। ओके, हम 5 भाई बहन हैं, अतः घर का खर्च बड़ी कठिनाई से चल पा रहा है। इन परिस्थितियों के कारण मेरा पढ़ाई कर पाना असंभव हो गया। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं 9वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हूं। इसके अतिरिक्त मैं अंतर विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता में प्रथम आया हूं। देखो आप ध्यान रखना, आप यहाँ पर 10वीं कक्षा के छात्र मत लिख देना, सीधे आप 12th के लिखना। आप 12th में हो तो 12th का ही लिखना। और अगर कोई बच्चा गलती से इधर आ गया है कि चलो यार आज देखते हैं अपन थोड़ा 12th का पढ़ के, ऐसा होगा तो नहीं, तो उसको ध्यान रख लेना कि उसको 10th का ही लिखना है। ओके, पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं 9वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हूं। इसके अतिरिक्त मैं अंतर विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता में भी प्रथम आया हूं। ओके, आशा करता हूं कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले ही लेटर में बताया था कि यार इसकी जो बॉडी होती है वो ऐसी होती है। पहले हम बताते हैं अपनी प्रॉब्लम क्या बताई अपन ने कि भैया मेरे पिताजी जो हैं वो सरकारी दफ्तर में चपरासी थे, लेकिन अब भैया रिटायर हो गए हैं और हम 5 भाई बहन हैं और हमारी पढ़ाई का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो गया, घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में यार मेरा पढ़ाई करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, ये अपन ने बता दी अपनी प्रॉब्लम, यहां से लेकर यहां तक असंभव हो गया। अब क्या होता है, फिर अपन बताते हैं कि अपन चाहते क्या है। अब हमने बताया कि हम चाहते क्या है, तो वो यहां से देखो, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं 9वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हूँ। इसके अलावा अपन ने ये भी बता दिया कि हाँ यार मैं आपके स्कूल के लिए कितना इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हूँ, है ना, कि प्रथम श्रेणी में आया था। इसके अलावा जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं अपने शतरंज के, उसमें भी फर्स्ट आया था। ओके, ये चीज अपन ने बता दी कि अब हम चाहते हैं। लास्ट में ये लाइन आपके लेटर को बहुत ही बढ़िया बनाएगी। पहले भी बताया था मैंने, आप आशा करके एक और लाइन लिखेंगे लास्ट में। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, पहले अपन बताते प्रॉब्लम, फिर बताते कि अपन चाहते क्या है, फिर बताते हैं आशा है करके एक लाइन लिखते हैं ना। ये देखो, आशा करता हूं कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य हिमांशु शर्मा 16/11/2022। ओके, तो इस तरीके से हम फॉर्मल लेटर करेंगे। ये कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को अपन एक पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना इसको। स्क्रीनशॉट क्या, वैसे तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में मटेरियल भेज रखा है। टेलीग्राम चैनल वो प्राइवेट चैनल जिसमें बच्चे अपनी लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं ना, बाकी वो मेन चैनल पे अपन ने ये चीजें अपलोड नहीं की बिकॉज ये प्रीमियम है थोड़ा। ओके, चलो भैया, स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा। जाते हैं अब अपन थोड़ा नीचे की ओर। चोरियां हो रही हैं तो उसकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को गश्त बढ़ाने हेतु पत्र लिखिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, एक बार अगर आप फॉर्मेट समझ जाते हो ना यार, तो बाकी सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। एक बार अगर आप फॉर्मेट समझ गए तो बाकी चीजें आपके लिए एकदम आसान है। अब आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा नई चीज क्या देख रहे हो कि यहाँ पे मोहल्ला सुधार समिति लिखा हुआ है, मोहल्ला सुधार समिति लिखा हुआ है, यहाँ पे यादव कॉलोनी जबलपुर लिखा है, थाना अध्यक्ष यादव कॉलोनी थाना लिखा हुआ है, ऐसी चीजें लिखी हुई है। तो अब आप कहोगे कि अभी तो भैया आपने हमें बताया कि यार अपने को डायरेक्टली पद लिखना है उनका, और पद के बाद में अपन लिखेंगे कहाँ के हैं वो, जबलपुर के, वो चीज आप लिखोगे और उसके बाद में आप विषय लिख के आगे स्टार्ट कर दोगे। देखो जो अपना औपचारिक पत्र होता है इसमें हम इससे पहले ये जो मेन चीजें हैं जैसे थाना अध्यक्ष और यादव कॉलोनी थाना, इसके ऊपर आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं। मैंने आपको हिंदी वाले लेक्चर में सॉरी इंग्लिश के जो लेक्चर कल अपने अपलोड किया था उसमें भी पढ़ा था कि यार सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सेंडर का एड्रेस डालते हैं, जो भी लेटर भेज रहा है अपना खुद का लेटर, अपन यहाँ पे क्या करते हैं डाल देते हैं अपना एड्रेस। सेंडर मतलब भेजने वाला, अगर अपन भेज रहे हैं तो पहले अपन अपना एड्रेस डालते हैं, देन उसके बाद में डेट डाल के रिसीवर का एड्रेस डालते हैं। रिसीवर यानी कि जिसको अपन ये लेटर भेज रहे हैं। ओके, तो वही चीज यहां पर भी की गई है। नो प्रॉब्लम, अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई समस्या नहीं होगी, लिखोगे तो अच्छी बात है, लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ध्यान इस चीज का रखना आप कि यार अपना जो लेटर है, अपना जो पत्र है वो एक पेज में कंप्लीट हो जाए, है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे ये चीजें लिखते हो तो इससे आपकी 3 से 4 लाइन भर जाएगी ऊपर वाली। ओके, तो ध्यान रखना कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर ना जाओ, एक पेज में आपका लेटर हो जाए, है ना। लिख सकते हो आप, बिल्कुल ये चीज लिख सकते हो, आपका लेटर फॉर्मल रहेगा तो आप इसको लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उल्टा अच्छा ही होगा, है ना। ठीक है भाई साहब, तो इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अब अपन और आगे की ओर। अब देखो ये आ गया प्रिय मित्र, है ना, अपने मित्र कमलेश। कमलेश को क्या करना है, अब कमलेश को रील भेजनी है। सबसे पहले तो मोबाइल थोड़ा कम चलाओ सभी, है ना, एग्जाम आ चुकी है। अपने मित्र कमलेश को अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु एक पत्र लिखिए है। ओके, अब हमें क्या करना है, पत्र लिखना है। अब देखो यार, फ्रेंड की बात आ चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो अपना पत्र होगा, वो होगा अनौपचारिक पत्र। अबे यहां पर जो अपना पत्र होगा वो कौन सा पत्र होगा, वो होगा अनौपचारिक पत्र। क्लियर है, अनौपचारिक होगा। ठीक है, देखते हैं इसका क्या मामला रहता है। इसमें हम करेंगे सबसे पहले अपना खुद का एड्रेस लिखेंगे। तो यहां पर हमने अपना एड्रेस लिख दिया, ये देखो भैया, बड़ी पोखर, तोपखाना, शहडोल, दिनांक डाल दी। जैसे आपका एड्रेस खत्म हो आप डाल दोगे वहां पे डेट। ठीक, फिर आप लिखोगे प्रिय मित्र कमलेश, है ना, प्रिय भ्राताश्री, जो भी आप जिसको भी आप लिख रहे हो उसको आप यहाँ पे लिख दोगे, है ना। उसके नीचे आप सप्रेम नमस्कार लिख रहे हैं। ठीक है, देन हम लिखते हैं अपने जो लेटर की जो बॉडी है उसको, अपने लेटर की बॉडी है उसको लिखेंगे। अत्यंत हर्ष के साथ आपको सूचित करना चाहता हूं। ओके, अब क्या कर रहे हो आप, बड़े भाई की शादी में इनवाइट कर रहे हो तो हर्ष के साथ ही करोगे ना। ठीक है, अत्यंत हर्ष के साथ आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 13/2/2022 को संपन्न होना है। ठीक है, संपन्न होना है। देखो यहाँ पे क्या लिख दिया उन्होंने, संपन्न होना है। ऐसा नहीं लिखा है कि तारीख तय की गई है या फिर ये वो, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है। आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, संपन्न होना है ना, या फिर संपन्न होगा, ये चीज भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे लिखा संपन्न होना है। तो ये इनफॉर्मल लेटर जो होता है वहां पे आप लैंग्वेज में अगर थोड़ी लैग भी कर जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। लोकल लैंग्वेज के जो शब्द हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, कार्यक्रम 11/2/2022 से ही प्रारंभ हो जाएंगे। हाँ भैया, 13 को शादी है, बाकी 11 से ही अपने बाना बैठेंगे, मांडा आएगा। ओके, डिफरेंट चीजें होती हैं। तो 11 तारीख से बाकी अपना जो कार्यक्रम है वो चालू हो जाएगा। अतः इस अवसर पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। मैं चाहता हूं कि तुम 11 तारीख से पहले ही आ जाओ, है ना, 11/2/2022 से पूर्व ही आ जाओ। मुझे अच्छा लगेगा, शादी का खूब आनंद लेंगे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक अनौपचारिक पत्र को लिखते हैं, है ना। अब मान लो यार आपके यहाँ पे आपके बड़े भैया की शादी होती तो आप क्या करते, यही करते कि यार फोन करते भाई आना है, नहीं तो वो बोलेगा नहीं ऐसे नहीं हुआ यार, मैं तो कार्ड देने आना पड़ेगा, तो फिर उसके घर जाते हैं, आप कार्ड दे के आते हैं। लेकिन आजकल थोड़े मित्र और भी अच्छे पैदा होने लगे हैं, तो क्या होता है कि फोन पर भी आ जाते हैं। लेकिन ये है अपने पत्र के माध्यम से चीजें चलती है। ओके, यहाँ पर ये शादी में आमंत्रित करने के लिए पत्र लिख रहे हैं, कार्ड वार्ड का इनके पास साथ कोई रोल वोल है नहीं।
सो देखिए भाई साहब, आप बिल्कुल पत्र से भी इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या चीज रहती है, हम वही चीज बताते हैं जो अपन व्हाट्सएप पर लिखेंगे। व्हाट्सएप पर क्या होता है, व्हाट्सएप पर जब अपन मैसेज भेजते हैं, फिर टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, तो यहाँ पे अपने को फॉर्मेट वॉर्मेट की कोई चिंता नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अपने को चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है यार। ठीक, 4 नंबर का सवाल है, तो आपको बस यहाँ पे फॉर्मेट फॉलो करना है। बाकी ये चीज तो आप व्हाट्सएप पर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि यार भाई, अरे तेरे को बताते हो बड़ा मजा आ गया कि यार अपने बड़े भाई की शादी तय हो गई है, 13 तारीख को है, तो तू है ना, और जो कार्यक्रम है अपना 11 तारीख से चालू हो जाएगा, ऐसा आप लिखोगे। तो भाई तुम सबके साथ आना और पूरे परिवार के साथ आना, और ऐसा हो जाए कि यार तुम मतलब 11 तारीख से पहले आ जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। 11 तारीख से पहले आ जाना, हम खूब मजे करेंगे, खूब आनंद लेंगे शादी का, है ना। आ जाना, फिर तेरा वेट करूंगा मैं। ओके, यही चीज अपन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे, तो अपना जो लेटर है 4 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। चलें अपन आगे की ओर। देखो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है उनमें भी बड़ा मजा आ रहा है सभी बच्चों को। अभी उसकी रिकॉर्डिंग होती है ना, तो उसमें आपको और भी मजा आता है यार, क्योंकि काफी अच्छी अच्छी चीजें होती है उसमें। डाउट्स अच्छे अच्छे आते हैं बच्चों के, उससे आपके भी डाउट्स क्लियर होते हैं। एज वेल एज कई बार काफी फनी सीन भी होते हैं अपनी क्लासेस में। ठीक है, तो चलो कोई नहीं। समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल नहीं, यहाँ पे बाल लिखा गया है, तो इसको हम क्रॉस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बल। क्या लिखोगे, बल। हाँ, तो समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए। अब मान लो यार आप घर से दूर रह रहे हो, है ना, आप घर से दूर रहे हो अपने पढ़ाई के सिलसिले में, काम के सिलसिले में। आपका छोटा भाई है, क्या करोगे आप, उसको लेटर लिखोगे। उसमें आपको क्या बताना है कि भाई टाइम का सदुपयोग करना है और मेहनत करनी है तगड़ी। ओके, परिश्रम के ऊपर बल देना है। तो इस चीज के बारे में आपको अपने छोटे भाई को एक्सप्लेन करना है। तो अब आपके मन में क्या थॉट्स हो सकते हैं, आपके क्या क्या विचार हो सकते हैं, क्या क्या आप उसे सजेशन देना चाहते हैं, आप उनको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा है आप सिर्फ उसी को लिखिए, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपन इसको भी। कल ही माँ का पत्र प्राप्त हुआ, या कल ही मम्मी का हमको लेटर मिला है, कल ही मम्मी का पत्र प्राप्त हुआ हमको। उसमें क्या हुआ देखते हैं आगे। यह पढ़कर बहुत दुख हुआ कि इस वर्ष की परीक्षा में तुम्हें कम अंक प्राप्त हुए हैं। मुझे यह भी पता चला है कि इस वर्ष तुमने पढ़ाई में परिश्रम नहीं किया है ना, कि आपने भैया इस बार पढ़ाई में मेहनत नहीं करी थी यार छोटे ने, इस वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए यह परिणाम प्राप्त हुआ है ना, इसलिए ऐसा हो गया। प्रिय अनुज, जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। अब आप नॉर्मली बताएंगे कि यार देख भाई, मेहनत अलग ही इंपॉर्टेंस रखती है अपनी लाइफ में, है ना। परिश्रम के अभाव में कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे प्रवचन वाली भाषा में लिखो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। मेहनत ना करने से कोई सा भी काम पूरा नहीं हो सकता। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये चीज तो बहुत आपको पहले से पता होगी कि ये लाइन तो चलती रहती है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ओके, ये चीज, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग बाद में पछताते हैं। हाँ भाई, ये तो सही है। जो भी भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब भाई के चर्चे होंगे, तो ऐसा कभी दिन नहीं आने वाला है। आपको कंटिन्यूसली हार्डवर्क करते रहना होगा, तभी ऐसे दिन आएंगे। प्रकृति के सारे क्रियाकलाप समय के अनुसार संपन्न होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अतः समय के महत्व तथा मूल्य को समझो, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। ये कितनी कितनी अच्छी अच्छी लाइन है भाई, अपन बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना। समय के सदुपयोग में ही जीवन की सार्थकता है। हाँ, ऐसी लाइन अगर आप यूज करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा यार आपका लेटर। समय के सदुपयोग में ही जीवन की सार्थकता है। ओके, देन समय के सदुपयोग में ही सफलता का रहस्य भी छिपा हुआ है। ओके, बस इतना सा प्यारा सा है। थोड़ा सा इसका कंटेंट यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिए। मुझे आशा है एवं विश्वास है कि तुम समय के मूल्य को समझोगे। अगर भविष्य में परीक्षा की तैयारी करते समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफलता के शिखर पर ले जाओगे। ओके, दादाजी को मेरी ओर से सादर प्रणाम कहना। हाँ, फिर जब भी अपन ऐसे अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो यहाँ पे अपन फैमिली के बारे में जिक्र जरूर करते हैं। ठीक है, जैसे भाई को प्यार देना, चरण स्पर्श, पिताजी को आप लिख रहे हैं तो चरण स्पर्श, माता जी को चरण स्पर्श लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि चरण स्पर्श अपन जब डायरेक्टली मिले तभी होता है, आप पत्र के जरिए भी ये चीजें कर सकते हैं। आगे जाओ, एक अनौपचारिक पत्र और पढ़ लेते हैं। देखो भाई साहब, अपनी दिनचर्या बताते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखे। ये लिख दिया कि आपने परीक्षा बाद। अब आप पूछोगे अरे यार ये क्या चीज है, तो मैंने आपको बताया कि यार
जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम अपना ही एड्रेस लिखते हैं, हम अपना ही एड्रेस लिखते हैं। अब देखो आप एग्जाम टाइम में कहाँ बैठे रहोगे, वहीं एग्जाम हॉल में ना, तो बस वो यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा भवन इंदौर मध्य प्रदेश, डेट डाल दो उसके नीचे, फिर लिखोगे आप पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी। अब देखो जरूरी नहीं आप परीक्षा भवन लिखो, कुछ भी लिख दो, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फॉर्मेट होना चाहिए कि आप पहले अपना एड्रेस लिखें, देन डेट डालें और फिर स्टार्ट करें पूज्य पिताजी चरण स्पर्श। देखो अभी बताया था मैंने, चरण स्पर्श यहाँ पे आ चुका है। अब देखो आप ना, आपको अपनी दिनचर्या बतानी, मान लीजिए आप घर से दूर रह रहे हैं तो आपकी डेली क्या रूटीन है, क्या आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, किस टाइम से क्या चीज कर रहे हैं, उसको आपको अपने पिताजी से जिक्र करना है। तो कैसे करोगे आप, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि आप इतना लमसम ये जो चीज लिखी हुई इसको लिखो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में हम क्या करते हैं, अपनी फैमिली को अपने स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं और इस तरीके से बताते हैं कि उनको अभी बोल देते हैं कि भी आशा करता हूं कि आप भी वहां पर एकदम ठीक ठाक होंगे। जैसे यहाँ पे देखो पहली दूसरी थोड़ी लाइन पढ़ लेते हैं अपन। आपका कृपा पत्र प्राप्त हुआ, यह मेरा पहला अवसर है जब मैं घर से अलग हुआ हूं, है ना। आपका मेरी दिनचर्या एवं पढ़ाई के संबंध में चिंतित होना स्वाभाविक है, किंतु यहाँ की दिनचर्या बहुत ही नियमित है। ओके, ऐसी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। आप इससे पहले ये भी लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एकदम सकुशल हूं, आशा करता हूं कि आप भी घर पर सभी एकदम सकुशल होंगे। ओके, वो फिर देखो लास्ट में ये चीज रहती है कि जब भी अपन अनौपचारिक पत्र लिखते हैं फैमिली से रिलेटेड, तो हम इस तरीके की चीजें लिखते हैं। ये देखो, माँ को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई को प्यार। ओके, फैमिली के बारे में यहाँ पर जिक्र बहुत ज्यादा किया जाता है ना। फैमिली के प्रति थोड़ा प्रेम झलकाना भाई साहब ऐसे अनौपचारिक पत्रों में भी और अपने जीवन में भी, है ना। बिकॉज फैमिली ही ये सब कुछ होती है यार। एंड टाइम पर काफी सारी चीजें अपने साथ छूट जाती हैं, कई सारे दोस्त छूट जाते हैं। ओके, लेकिन फैमिली, आपके पेरेंट्स जो होते हैं वही आपके साथ हमेशा रहते हैं और वही हमेशा आपका भला चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आज की इस दुनिया में बाकी तो और कुछ है नहीं पेरेंट्स के अलावा, पेरेंट्स ही सब कुछ है भाई साहब। पत्रों में भी उन्हें सम्मान, उनका सम्मान कीजिए और यूं भी जीवन में तो करना है ही सही। और आप तो, मैं तो कहता हूं कि यार आप ना अपना मोटिवेशन ही अपने माता पिता को मान लो, उनके हार्डवर्क को ही अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन मान लो। किसी भी चीज को यार करने या ना करने का ना एक वजह तगड़ी होनी चाहिए अपने पास। जैसे मान लो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने की आपके पास अगर एक वजह है तो आप दबा के पढ़ोगे, दबा के। क्यों? जैसे मान लो यार आपको अगर पता लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा वीक है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक है, और वीक होने के साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशन वीक है और आपके जो पेरेंट्स है कंटिन्यूसली हार्डवर्क कर रहे हैं, आपको प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकियों की तरह बिल्कुल भी शौक वॉक नहीं कर रहे हैं, बाइक वाइक नहीं खरीद रहे हैं, बस आपकी पढ़ाई में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत किए जा रहे हैं। तो आप उनके हार्डवर्क को ही अपना मोटिवेशन बना सकते हो कि हाँ यार मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसा उखाड़ना है, मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसा फोड़ना है कि मेरे पिताजी प्राउड के साथ कह सके कि देखो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ठीक है। ये चीजें वो कह सके, बस इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना यार। क्योंकि पेरेंट्स, किसी से प्यार मत करो, मेरा कहना तो ये है कि आप अपने पेरेंट्स से प्यार करो, अपने राष्ट्र से प्रेम करो। और बाकी जिस प्रेम को आजकल ट्रेंड माना जाता है वो प्रेम तो यार जब आपको सफलता मिलेगी तो मिल ही जाएगा, ठीक है। आप खुद समझदार हो जाओगे कि अब हमें किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है। सफलता के बाद व्यक्ति समझदार आसानी से हो जाता है। और सच बात कहूं तो वो ये है कि समझदार होने के बाद ही व्यक्ति सफल होता है, ठीक है। चिड़िया के घोंसले के बारे में भाई बहन की बातचीत का संवाद लेखन। ओके, ज्ञान की बातें तो हो गई, आ जाते हैं हम अपन संवाद लेखन पर। संवाद लेखन बड़ी ही प्यारी चीज है और बहुत ही लप्पू चीज भी है। लप्पू इन द सेंस खत्म सी चीज। यहां पे आपको नंबर मिलेंगे 3 और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ भी नहीं, संवाद लेखन। जैसे मान लो यार हम 2 दोस्त बैठे हैं, आप बैठे हो और एक आपका दोस्त बैठा है, एक राहुल बैठा है और उसी के साथ बैठा हुआ है अपना एक सुमित। राहुल और सुमित 2 फ्रेंड है, ये दोनों कुछ बात कर रहे हैं, ओके। तो इन दोनों की जो बातचीत चल रही है उसी जैसे अपने सुमित के यहाँ पे 3 कथन लिख दिए, 3 से 4 कथन, और 3 कथन अपन ने लिख दिया अपने राहुल के। सुमित ने कुछ बातें बोली 3-4, उसको अपन ने लिख दिया। फिर उसको पहले देखो वो एकदम सही साठ तरीके से समझते हैं। सुमित ने कुछ कहा, फिर राहुल ने रिप्लाई करा,
फिर सुमित ने कुछ कहा, फिर उसके बाद राहुल कुछ कहता है, फिर सुमित कुछ कहता है, फिर राहुल कुछ कहता है। इस तरीके से सुमित और राहुल की दोनों की 3-3 4-4 लाइनें हो जानी चाहिए, इससे अपना संवाद लेखन बन जाता है। ठीक है, अब जो भी नॉर्मल बातचीत कर रहे हो उसको लिख सकते हो यहां पर। लेकिन क्या, लेकिन मामला यह है कि जब भी हम संवाद लिखते हैं तो उस समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी लाइनें होती हैं ये ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी बड़ी लाइनें नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए फिर लाइनें ऐसी होनी चाहिए भैया, एक सेंटेंस में अपना काम खत्म हो जाना चाहिए, या फिर कहें तो एक लाइन में अपना जो स्टेटमेंट है वो पूरा खत्म हो जाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दो भाई बहन है, उनके बीच में बातचीत चल रही है चिड़िया के घोंसले को लेकर। रीना ने कहा, क्यों भैया अंडे में से निकलकर बच्चे उड़ जाएंगे? तभी राहुल कहता, भैया नहीं पगले, पहले पर निकलेंगे, पहले पंख निकलेंगे। ठीक है, फिर रीना कहती बच्चों को चिड़िया क्या खिलाएगी बेचारी? तो फिर राहुल कहता है क्यों ना दीवार पर थोड़ा दाना पानी रख दिया जाए। रीना की, फिर तो चिड़िया को दाना पानी के लिए उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। राहुल कहता है नहीं, फिर क्यों जाएगी, बस इतनी सी बात है। इस तरीके से आपको 3 नंबर मिलते हैं। कुछ भी नहीं भाई, जो दो बातचीत चल रही 2 पर्सन के बीच में वही आपको यहाँ पे लिखना है। आपको बता भी देंगे टॉपिक भी कि किसके ऊपर आपको लिखना है। यहाँ पे देखो चिड़िया के घोंसले के ऊपर है ना। अब आप निबंध मत लिख देना चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, चिड़िया इस पेड़ पे ज्यादा बनाती है, उस पेड़ पर कम बनाती है, नहीं नो, ऐसे फलानी चीजें नहीं करनी, फलानी ढिगानी चीजें। बस ये काम की चीज करनी है अपने को कि अगर आपके सामने एक घोंसला होता, आपकी एक छोटी बहन होती जो अभी ना समझ है, उसको इतनी चीजों की समझ नहीं है, तो आप दोनों के बीच में क्या बातचीत चल रही होती। ठीक है, बस उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। एक बस इसी बात का ध्यान रखना बाबा कि आपका जो ये स्टेटमेंट हो ये 2-3 लाइन करना हो, भयंकर, नहीं तो पता चले एक की बात ही खत्म नहीं हो रही है ना। ऐसे ही ना हमने जो क्लासेस चल रही थी अपनी लाइव क्लासेस, उस टाइम पे पूछा था किसी से कि एग्जाम के ऊपर आप बातचीत कीजिए, तो उन्होंने एक बड़ा सा स्टेटमेंट किया था पहले ही। ठीक है, जैसे यहाँ पे रीना ने क्या कहा, क्यों भैया अंडे में से निकलकर बच्चे उड़ जाएंगे। उन्होंने तो कह दिया था भाई 2 तारीख से एग्जाम है, मेरी तो प्रिपरेशन अच्छी चल रही है यार, तुम्हारी कैसे चल रही है। इस तरीके से शायद और भी कुछ उन्होंने कहा था, अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ पा रहा है। तो उन्होंने बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ये ऐसे बड़े स्टेटमेंट नहीं देना है अपने को, एकदम छोटी छोटी चीजें हमको लिखनी है। ठीक है, हाँ एक वर्क दे देता हूं, आप एग्जाम के ऊपर लिखना है ना, एक संवाद लेखन आप एग्जाम के ऊपर लिखना। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। भाई कहां गया हमारा कर्सर, ये रहा। संवाद लेखन कुछ इस तरीके से होने वाला है बाबा। एक और संवाद लेखन हमारे पास आ चुका है, हाजिर है। ये संवाद लेखन देख लेते हैं उसको भी अपन। देखो पुलिसकर्मी, आपको पता है ना, देखो पहले अपन पढ़ लेते हैं किसके ऊपर लिखना है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने आदमी के हेलमेट ना पहने होने के कारण वाहन चालक को रोका। ठीक है भाई, सब रोकते हैं। आइए देखते हैं दोनों के बीच क्या संवाद होता है। चलो देखते हैं। पुलिसकर्मी, ऐसे तो अपन ने बस लिखा हुआ है, बाकी क्वेश्चन आपसे अलग तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक आदमी को हेलमेट ना पहने होने के कारण एक वाहन चालक को रोका। ये तरीके बता देंगे, है ना। तो इसके ऊपर एक संवाद लिखिए। ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे। तो भाई सब देखो क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, पुलिसकर्मी ने अगर रोका है तो वो क्या पूछेगा, आपको पता है ना कि हेलमेट पहने बिना वाहन चलाना अपराध है। वाहन चालक कहेगा, अरे सर मैं तो हेलमेट लगाए बिना घर से निकलता ही नहीं, लेकिन फिर क्या कहा, तो आज आप किस खुशी में बिना हेलमेट के इस खूबसूरत बाइक पर सवार होकर बाहर तशरीफ लाए हैं। हमारी बैटरी डाउन हो गई है भैया पीसी की, देख लेते हैं क्या कुछ मामला है। ठीक है, 10% है अभी, फटाफट क्लास को अपन निपटाते हैं ना। लगाए बिना घर से निकलता ही नहीं, लेकिन तो आज आप किस खुशी में बिना हेलमेट के इस खूबसूरत बाइक पर सवार होकर बाहर तशरीफ लाए। तो फिर वो कहता है जी वो जरा भूल हो गई। तो बस यही चीजें हैं जो अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगी, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। देखो थोड़ा अपन ऊपर आ जाते हैं यार, छूट गया था कुछ। अरे सर मैं तो बिना हेलमेट लगाए बिना घर से निकलता ही नहीं, लेकिन फिर अपने बताया पुलिसकर्मी, तो आज आपके इस खुशी में बिना हेलमेट के इस खूबसूरत बाइक पर सवार होकर बाहर तशरीफ लाए हैं। वो कहेंगे जी वो जरा भूल हो गई। पुलिसकर्मी कहता जरा भूल, अरे महाशय ये जरा सी भूल जिंदगी भर को सूल बना सकती है, मुझे आपका चालान काटना पड़ेगा। अरे नहीं सर, आगे से ऐसी भूल हरगिज नहीं होगी। ठीक है, वादा, पक्का वादा। एक बात का आप ध्यान रखें कि
आपका जो संवाद लेखन होता है वो आखिरी में ना इस तरीके से खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो पता चल रहा है कि बातें चलती जा रही है, बातें खत्म ही नहीं हो रही आपकी। तो उस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हमने ना जब क्लास चल रही थी उसमें हिंदी सॉरी उसके ऊपर बनाया था, बच्चों को बोला था कि इसके ऊपर बनाओ अपने गर्मी, बढ़ती हुई गर्मी को लेकर, तो उनकी बातचीत खत्म ही नहीं हो रही थी। आपको बातचीत खत्म करनी, किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, पहले तो आप गर्मी का बताएंगे कि भैया गर्मी से ये गर्मी बढ़ने लगी है आजकल, ओके, और ये प्रॉब्लम्स गर्मी की वजह से ये समस्या आ रही है। फिर वो बताएगा कि मैं गर्मी में फिलहाल यहाँ पर हूँ, फिर आपको लास्ट में यही कहना है, मैं गर्मी, कोई बोलेगा गर्मी की छुट्टी में मैं यहाँ पर आया हूँ। देन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आपको इस तरीके से हेल्थ को लेकर बातचीत छेड़ देनी होगी कि ठीक है गर्मी काफी ज्यादा है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, दिन में पानी ज्यादा पिए। बस इस तरीके से आप इसको लास्ट में खत्म कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लग ही नहीं रहा कि भाई साहब बातचीत खत्म हो गई। जैसे यहाँ पे देखो पुलिसकर्मी ने अगर लिखा कि जरा भूल, अरे महाशय ये जरा सी भूल जिंदगी भर को शूल बना सकती, मुझे आपका चालान काटना पड़ेगा। या फिर इसको भी छोड़ दो, यहीं पे अगर आप खत्म कर देते वाहन चालक जी वो जरा भूल हो गई, तो समझ नहीं आता यार संवाद लेखन का एक्चुअल में अर्थ निकला क्या। तो इसकी एक एंडिंग होना अच्छी बात होती है, एंडिंग होनी चाहिए, है ना, नहीं तो नंबर कट सकते हैं जनाब। ओके, इसके बाद हमारे पास आ चुके हैं, हमारे बीच हाजिर हुए हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। ओके, हमें अब क्या करना है, इनकी प्रमुख रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, ओवरऑल हमें इनका लिखना है क्या, जीवन परिचय। जीवन परिचय, तो जीवन परिचय देखेंगे हम। जीवन परिचय में सबसे पहले हम करेंगे प्रमुख रचनाएं। क्या करेंगे, प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की कौन कौन सी हैं देख सकते हैं आप, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रवास की डायरी आदि, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। ओके, अब देखो यार भाव पक्ष और कला पक्ष यहां पर आ गया है। भाव पक्ष और कला पक्ष क्या होता है ये जानना जरूरी है। किसी भी कवि का भाव पक्ष से ये संबंध होता है भैया, ये मतलब होता है कि कवि किसके ऊपर कविताएं लिखता था। कवि जो ज्यादातर जो कविताएं होती थी वो किस चीज के ऊपर बेस्ड रहती थी, किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती थी, वो आता है अपना भाव पक्ष के अंदर, है ना। किस रस की कविताएं वो लिखता था, अपनी कविताओं के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता था, वो अपनी जो चीजें हैं वो भाव पक्ष के अंदर आ जाती थी। ठीक है, भाव पक्ष के अंदर आती थी। कला पक्ष का क्या होता है, कला पक्ष में अपन देखते हैं क्या कवि की क्या भाषा शैली है, क्या अलंकार है, क्या छंद है, इनको अपन कला पक्ष के अंदर रखते हैं। अब कई बार क्या होता है कि एग्जाम टाइम में कुछ ट्रिक्स वायरल होती हैं जिनसे बोलते हैं कि भैया आप कोई सा अभी किसी भी कवि का पूछ ले तो आप ये वाला लिख देना, आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम भाव पक्ष का कला पक्ष में चेप देते हैं, कला पक्ष का भाव पक्ष में चेप देते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं होता है आपकी एक ही अपना कवि परिचय सारे कवि परिचयों में वैलिड हो। ठीक, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। देखते हैं भाव पक्ष हरिवंश राय बच्चन जी का। प्रमुख रचनाएं देखो, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये तीनों याद रख लो, मजा आ जाएगा। साला वाला कलश, बाकी मधु लगाना आगे। ओके, निशा निमंत्रण, प्रवास की डायरी, इसके बहुत ही प्रमुख रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की। देखो भाव पक्ष, ये कौन से कवि हैं, हलावादी कवि हैं, हलावादी कवि के रूप में प्रख्यात है, लेकिन इनकी रचनाओं में हलावाद के साथ साथ राष्ट्रीयवादी भावना का भी अनूठा एवं अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ओके, हलावाद ये आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो देख लेंगे अपन, कभी पढ़ लेंगे। ओके, हलावाद यानी कि सौंदर्य, सुंदरता, इसके अलावा मदिरा, इनके ऊपर डिपेंडेंट हलावाद था अपना। इसके साथ ही साथ उन्होंने ना राष्ट्रीयवाद का भी प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्रीयवादी भावना का भी अनूठा एवं अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ओके, अब देखो आपने पढ़ा ही होगा यार, रहस्यवाद यानी कि उनकी कविताओं में देखो आप, एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, वहीं दूसरी तरफ क्या कहते हैं, मैं कहाँ, मेरा कहाँ जग से नाता। ठीक है, इस तरीके से वो चीजें बातचीत करते हैं, मतलब रहस्य छिपा हुआ। ओके, तो ये रहस्यवादी भावना भी अपने को देखने को मिल रही है। उनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य, सामाजिक चेतना के भाव मुखरित हैं। ठीक है, जैसा कि अपन ने देखा हलावादी हैं तो प्रेम सौंदर्य बिल्कुल देखने को मिलेगा। उनकी रचनाओं में प्रभावी समाज चित्रण दृष्टिगोचर होता है। हरिवंश राय बच्चन जी प्रेम और सौंदर्य के कवि, अतः इनके साहित्य में श्रृंगार रस के दर्शन होते हैं। रस भी अपन यहीं पे बताएंगे। ओके, प्रेम और सौंदर्य के हैं तो जी हाँ श्रृंगार रस होगा। कला पक्ष देखो, प्रखर मेधा के कवि हैं, इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है ना। आपने सदैव सीधी सादी जीवंत भाषा को ही अपनाया है। ओके, बच्चन जी ने मुख्यतः प्रांजल शैली का प्रयोग किया। प्रांजल मतलब एकदम सरल और स्पष्ट, है ना।
इन्होंने अपनी रचनाओं में शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों का सफल प्रयोग किया है। इनके साहित्य में यमक, अनुप्रास, अनुरक्ति, प्रकाश, उपमा, रूपक, पदमैत्री, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अब देखो एक चीज बताता हूं आपको कि इसके बाद वाली जो क्लास है ना, इसके बाद वाली जो क्लास है उसमें आप पाओगे इसके थोड़े और भी शॉर्टकट्स इन द सेंस, जैसे यहाँ पर भाव पक्ष है। भाव पक्ष में क्या क्या अपने को यहाँ पे हाईलाइट करनी चाहिए कि भैया हलावत के कवि हैं। इसके अलावा वो रहस्यवादी भावना भी उनके अपने को उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा उनकी कविताओं में क्या दिखता है अपने को, प्रेम, सौंदर्य, सामाजिक चेतना दिखती है। तो इन जो भी यहाँ के कीवर्ड्स हैं वो मैंने उसमें लिख रखे हैं, अगले वाले लेक्चर में आप देखोगे। लेकिन एक बार इसको पूरा पढ़ो, उसके बाद में आप उन शॉर्टकट्स पे जाना, ताकि आपकी माइंड में ना पिक्चर एकदम अच्छे से फिट हो जाए आपके माइंड में। कला पक्ष देख लिया। साहित्य में स्थान देखो, हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन नीरज एवं शुष्क विषयों को भी सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धस्थ थे। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अद्वितीय है। यहाँ पे नीरज नहीं नीरस लिख लेना है ना, नीरज, शुष्क एवं नीरस। गोस्वामी तुलसीदास जी, भाई साहब इनको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं तो आपको पता ही होगी, विनय पत्रिका, दोहावली, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस तो सभी को पता ही होगी, दो याद कर लो, कौन सी, विनय पत्रिका और दोहावली, ये इजी है। आपको पार्वती मंगल इजी लग रही है उसको भी कर सकते हो। भाव पक्ष देखेंगे हम, राम भक्ति शाखा के थे प्रमुख कवि। ठीक है, इनकी जो ज्यादातर रचनाएं होती थी राम के ऊपर डिपेंडेंट थी। रामचरितमानस तो पूरी की पूरी राम के ऊपर है ना, तुलसीकृत रामचरितमानस। और तुलसीदास का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी है। कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए। तो ये चीजें मैंने उसमें हाईलाइट कर रखी है, अगले वाले क्लास में आप देखोगे उसमें भी अपन यही चीज पढ़ रहे होंगे कि कवि परिचय, लेखक परिचय। ठीक है, और भी कुछ देखेंगे। इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की। कला पक्ष देखो, तुलसीदास जी ने अपने काव्य में अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, सवैया, हरगीत का आपके प्रिय छंद है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार आपके काव्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अब देखो अगली क्लास से पहले ना आप ऐसा करना कि आप खुद ही इसके नोट्स बनाओ, जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा कि आप यहाँ से क्या क्या चीजें निकाल सकते हो हरिवंश राय बच्चन जी के। भाव पक्ष में क्या क्या निकाल सकते हो कि हाँ यार हल्लावादी हैं, रहस्यवादी हैं। इसके अलावा प्रेम, सौंदर्य, सामाजिक चेतना के भाव हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको खुद को नोट कर लेनी है, अलग से आपको बनाना है। अभी बना लो, जैसे अपनी ये क्लास खत्म हो, अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास खत्म हो, फिर आप अपने मन से इसके नोट्स बनाना, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे नोट्स। ठीक है, और अगर आप भी ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं, लाइव क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। फीस रखी गई है, जी हाँ, वो लाइव क्लासेस रहती हैं तो फीस थोड़ा रखना होता है। ठीक, तो देखो रघुवीर सहाय पर आ चुके हैं अपन। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी तो रह गए, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं उधर। साहित्य में स्थान देख लो गोस्वामी तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के कुशल चितेरे हैं। इनका साहित्य जगत में अनुपम स्थान है। आप भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। देखो ये जो चीजें हैं, ये चलो इसको हटाओ, ये जो चीजें हैं कि इनका साहित्य जगत में अनुपम स्थान है, आप किसी भी कवि के में लिख सकते हो ऐसी चीजें। इनका साहित्य जगत में अनुपम स्थान है, इसके अलावा कह सकते हैं इनका अद्वितीय स्थान है कि इनके जैसा और कोई है ही नहीं भाई साहब, ना इनकी कोई इनकी जगह कोई ले सकता है। ओके, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य आपकी रचनाओं के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। ये चीज आप किसी भी कवि की रचना, किसी भी कवि के साहित्य में स्थान में लिख सकते हैं। ओके, रघुवीर सहाय जी का है, बहुत सिंपल है। दूसरा सप्ताह, सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, भाव पक्ष देख लीजिए। इस तरीके से इनका भाव पक्ष है। इन्होंने ज्यादातर इनकी जो रचनाएं हैं वो मध्यम वर्गीय जीवन तथा भ्रष्टाचार का चित्रण करती हुई रचनाएं अपने को देखने को मिलती है। इनकी रचनाओं में ये चीजें देखने को मिलेगी। क्या क्या देखने को मिलेगी कि कई बार मध्यम वर्गीय जीवन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार है वो भी देखने को मिलेगा, है ना। मतलब कि भ्रष्टाचार वगैरह के विरुद्ध ये रहते थे और जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके ऊपर रचनाएं करते थे। सहाय जी की रचनाओं में राजनीतिक और सामाजिक चेतना देखने को मिलती है। देखो यार आलस आ जाता है यार, क्या करें। कला पक्ष, ये कला के प्रति सजग कवि हैं, है ना। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपने काव्य में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। रघुवीर सहाय की रचनाओं में मुक्तक छंदों का प्रयोग किया गया। ठीक है, साहित्य में स्थान देखो,
ये इस तरीके से साहित्य में स्थान लिखा है, इसको अपन पढ़ेंगे तो वही बात होगी। देखो रघुवीर साय जी का साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, ये आप किसी में भी लिख सकते हो, किसी में भी, किसी भी कवि का परिचय पूछ ले उसमें आप लिख सकते हो, सबका महत्वपूर्ण स्थान है ना। तथा इनके योगदान के लिए हिंदी साहित्य सदा इनका ऋणी रहेगा, ये लो वही बात आ गई, ऋणी रहेगा। ये चीज आप किसी के में भी लिख सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, साहित्य में स्थान में एक चीज उस पर्टिकुलर कवि की ही लिखनी है। जैसे यहाँ पे देखो, सहाय जी राजनीति पर कटाक्ष करने वाले कवि हैं, राजनीति पर, ठीक है। तो ये चीज तो आप किसी में भी लिख सकते हो, नॉर्मल है कि इनका महत्वपूर्ण स्थान है, अद्वितीय है ना। इसके अलावा बात करें तो ऋणी रहेगा अपना हिंदी साहित्य इनकी रचनाओं के लिए। तो ये चीज आप किसी भी कवि के कवि परिचय में लिख देना, लेकिन साथ ही साथ एक चीज ऐसी लिखना जो कि उन्हें बाकी कवियों से अलग बनाती हो। जैसे यहाँ पे क्या है कि वो राजनीति पर कटाक्ष करने वाले कवि हैं। मूलतः उनकी कविता में पत्रकारिता के तेवर अखबारी अनुभव दिखाई देता है। ठीक है, चलो भाई साहब आते हैं अब अपन थोड़ा और नीचे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इतना बड़ा है ये, बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों साथ में लिखे हैं। रचनाएं देखेंगे पहले आप, परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला, आराधना, राम की शक्ति पूजा आदि, ठीक है, ये चीजें हैं। भाव पक्ष कला पक्ष देखो तो देखो भाई साहब, यहां लिखा हुआ है कि उन्नायक कवि होने के कारण निराला के काव्य में प्रेम तथा सौंदर्य के मोहक चित्र प्राप्त होते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, उसको अपन देख लेंगे अगले वाले जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे इसके आगे क्या लिखा हुआ था। हिंदी साहित्य लिख सकते हैं, हिंदी साहित्य के उन्नायक कवि होने के कारण निराला के काव्य में प्रेम तथा सौंदर्य, हिंदी साहित्य नहीं कुछ और आएगा वो आप देख लेना ना। उनका सौंदर्य चित्रण आकर्ष एवं अद्भुत है, उनके काव्य में भक्ति एवं रहस्य भावनापरक रचनाएं भी प्राप्त होती हैं। उन्होंने आत्मा तथा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है। निराला जी के काव्य में प्रकृति चित्रण के विविध रूप प्राप्त होते हैं, ठीक है। उनका कहाँ गया मैं, यहाँ, उनका काव्य देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत है। उनके काव्य में प्रगतिवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। निराला जी की भाषा भावों के अनुरूप है। उनकी भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। भाषा में उर्दू, फारसी एवं बांग्ला शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। उनकी शैली सरल प्रवाहपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण एवं चुटीली है। ओके, तो इनका जो भी शॉर्टकट है वो मैंने बना रखा है, बाकी इसको आप पढ़ लेना था कि आप समझ पाओ कि यार हमें एग्जाम में किस तरीके से आंसर करना है। 6 नंबर के सवाल आएंगे भाई साहब, 3 नंबर के कवि परिचय, 3 नंबर के लेखक परिचय, 4 में कवि परिचय करा रहा हूँ, 4 ही लेखक परिचय कराऊंगा, ठीक है। साहित्य में स्थान क्या है, उत्कृष्ट स्थान है, किसी में भी लिख दो उत्कृष्ट है। वे मुक्तक के जनक थे। उन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की, ठीक है। आगे देखो, हिंदी साहित्य में निराला के कृतित्व को उनके व्यक्तित्व में और भी अधिक महान बनाया है, ठीक है। निराला जी हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार हैं। बस ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, तो अब इन चीजों पर ज्यादा समय नहीं देंगे। आ जाते हैं अपन लेखक परिचय के ऊपर। कवि परिचय अपन ने पढ़े हैं, इनके जो शॉर्टकट्स हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको स्वयं को इनके नोट्स बनाने हैं। अगर आपने अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है निराला जी का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट से ले लो, है ना। अब देखो महादेवी वर्मा का जो यहां पर लेखक परिचय है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, देखो यार, जो अपना भारतीय समाज है, पहले ना महिलाओं को बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिलता था, बिल्कुल तो नहीं कहेंगे लेकिन सम्मान बिल्कुल बहुत ही कम मिलता था। ओके, शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता था, काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती थी नारियों को। तो अब जो भारत की जो छवि है फिलहाल, अब क्या होता है, मतलब कन्याओं की पूजा करते हैं अपन देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटियों को पूजा जाता है, और आजकल लड़कियों को बहुत ही ज्यादा हम अप्रिशिएट करते हैं हर एक कार्य के लिए, और मोटिवेट करते हैं कि वो कुछ बड़ा करे, ठीक है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जो लेडी कवि जो हैं, है ना, महिला कवियां जो हैं, कवित्री जो हैं, उनके लेखक परिचय या फिर कहें तो उनके कवि परिचय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि महादेवी वर्मा जो हैं एक महिला हैं, महिला कवित्री हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि भाई साहब ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, मैं अभी कह सकता हूं कि भाई साहब आपके एग्जाम में 90% 100% तो यार कुछ भी नहीं होता, बट फिर भी हाँ, जहां तक मुझे लगता है 90% चांसेस हैं इसके आपको एग्जाम में आने के, महादेवी वर्मा जी के लेखक परिचय के बारे में लिखने को, ठीक है।
ओके, बिकॉज नारियों का है तो बिल्कुल आना तय है इसका, लेकिन हो सकता है यार कुछ हो भी जाए, खुदा ना खास्ता ना भी आए, लेकिन चांसेस मैंने कह दिया कि 90 to 95% तक चांसेस है कि आएगा। रचनाएं देख लो, इसको छोड़ना मत किसी भी हाल में, पूरा का पूरा एज इट इज डालना। नीरजा निहार रश्मि शांति गीत दीप शिखा यामा क्षणदा श्रृंखला की कड़ियां आदि, ठीक है, ये रचनाएं हैं। भाषा शैली है, भाषा शैली क्या है? महादेवी वर्मा की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ तथा सशक्त है। आपने संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा को ही अपनाया है, साथ ही उर्दू फारसी के लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। ओके, ये किसका प्रयोग किया है? शब्दों को देखो, उर्दू फारसी के लोक प्रचलित शब्द जो हैं, है ना, काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं वो शब्द, है ना, उनका भी उन्होंने प्रयोग किया है। आपकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भी मिलता है। आपकी भाषा में चित्रों को अंकित करने तथा अर्थ को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। ओके, अब देखो महादेवी वर्मा जी के काव्य में सूत्रात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, अलंकारिक शैली, गवेषणात्मक शैली, भावात्मक शैली एवं विवेचनात्मक शैली का आदियों के दर्शन होते हैं, है ना, आदि शैलियों के दर्शन होते हैं। साहित्य में स्थान क्या है? साहित्य में स्थान देखो, महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक है। कवित्री माने कि पोइटेस, ओके, उनमें से एक है, मोस्ट टैलेंटेड जो पोइटेस है उनमें से एक है, तथा छायावादी युग का साहित्य स्तंभ है। जिस प्रकार आपने हिंदी साहित्य को अपना योगदान काव्य के रूप में दिया है, उसी प्रकार उनका गद्य साहित्य अर्थ, गांभीर्य एवं चित्रात्मकता की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखता है। देखो भाई साहब, इन्होंने काव्य में भी अपनी लेखनी चलाई है, साथ ही साथ गद्य साहित्य में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, जो कि एक अलग ही वैल्यू रखता है, अलग ही स्थान रखता है ना। आप मीरा व सरस्वती बन हिंदी साहित्य के नीलवर्ण आकाश में ध्रुव तारे के समान सदैव चमकती रहेंगी। ओके, धर्मवीर भारती को देख लो, धर्मवीर भारती जी को, आई थिंक आपने महादेवी वर्मा जी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो फटाफट ले लो। और अब धर्मवीर भारती जी को देखो, सूरज का सातवां घोड़ा इनकी रचना है, गुनाहों का देवता रचना है, 11 सपनों का देश, अनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग। इनमें से जो आपको याद हो जाए 3-4 याद कर लेना, 3 लिख लेना वहां पे, ठीक है। आगे भाषा शैली देखेंगे, नवीन शिल्प के प्रतिनिधि होने के नाते आप भावों को प्रकट करने के लिए किसी विशेष भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि स्वयं की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये चीज इनको सबसे अलग बनाती है कि स्वयं की भाषा को प्रयोग करते हैं। आपकी भाषा में सरलता, सहजता, सजीवता व आत्मीयता का पुट है, इसी कारण आपकी भाषा बोलचाल की खड़ी बोली है। और ये जो बात है ना यार, नवीन शिल्प के प्रतिनिधि, ये तो आप नहीं लिखोगे, लेकिन आप ये सबकी किसी भी कवि के या फिर कहें किसी भी लेखक के लेखक परिचय में लिख सकते हैं कि आप ऐसी विशेष भाषा का प्रयोग नहीं करते, बल्कि स्वयं की भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ओके, बिकॉज कवि जो होते हैं सबके सब अपनी भाषा में लिखते हैं। बाकी जो मैंने बोला था कि सबको सबसे अलग बनाएगी, तो वो क्या रहेगी? ये लाइन, नवीन शिल्प के प्रतिनिधि होने के कारण, ठीक है। आपकी भाषा में सरलता, ये चीज अपन ने पढ़ ली। आपकी भाषा में संस्कृत, देशज, उर्दू, अंग्रेजी व तद्भव शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। आपके साहित्य में मुहावरों व लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में गति व बोधगम्यता आ जाती है, बहुत गम्यता आ गई है। ओके, धर्मवीर भारती जी ने अपने साहित्य में वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, भाषात्मक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली तथा हास्य, व्यंग्यपूर्ण, प्रतीकात्मक शैली का सरस तरीके से प्रयोग किया है। आई नो कितनी सारी आपको याद नहीं रहेगी, जितनी याद हो उतनी लिख देना, है ना। साहित्य में स्थान क्या है? हिंदी काव्य में अपनी तीक्ष्ण आधुनिक दृष्टि, स्वच्छंद प्रवृत्ति एवं व्यक्तिवादी चेतना के लिए आप सदैव स्मरणीय रहेंगे। आप अद्वितीय कवि होने के साथ साथ, देखो अद्वितीय कवि सभी है ना, कवि होने के साथ साथ कथाकार, देखो कवि भी हैं, कथाकार भी हैं, निबंधकार भी है, अंकिकार, आलोचक, निर्शीत, विवेक संपादक थे, ठीक है। आपने साहित्य जगत को एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रदान की। आपकी रचनाओं के लिए हिंदी साहित्य सदैव आपका ऋणी रहेगा। बस ये बातें हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देख लीजिए लेखक परिचय। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेखक परिचय, इनकी रचनाएं अशोक के फूल, कल्पता, विचार और वितर्क कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनायदास का पोथा, ये इनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसको मैंने और भी शॉर्ट में बनाया है, वो आपको अगले लेक्चर में देखने को मिलेगा। एक काम करो, इसको पुरानी पढ़ते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचना है कि इसको पूरा नहीं पढ़ रहे तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 4 दे रहा हूँ ना, 4 इंपॉर्टेंट है, 4 को याद कर लेना। 6 नंबर कन्फर्म। संवाद लेखन तो लिख ही लोगे आप, 3 नंबर का वो आएगा, ठीक है। 6 नंबर के हैं, 6 और 3 9, और 4 नंबर का अपना पत्र अब आप लिख सकते हो। 9 और 4 13 हो गए। ओके चलो, फणीश्वरनाथ रेणु जी, इनका भी लेखक परिचय कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब आप अगली क्लास में देखेंगे इनके एकदम शॉर्ट में चीजें सारी की सारी हो रही होंगी,
ठीक है। और भी अपने हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स इस कोर्स में कराए जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि यार आपने इतना टाइम दिया हमें, ठीक है। पिछले लगभग 1 घंटे से लगभग ही कहूंगा, लगभग 1 घंटे से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है यार, ये दर्शाता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने एग्जाम्स के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए कितने सीरियस है अपनी स्टडी के लिए। होना भी चाहिए यार, ठीक है। क्योंकि अपने पेरेंट्स अपने से चाहते ही क्या है यार कि जिस काम में उन्होंने हमें लगाया है हम उस कार्य को अच्छे से करें, या फिर कोई सा भी कार्य अपन भी करें अपनी स्वयं की इच्छा से, कुछ नया कार्य भी कर रहे हैं तो उसको भी अपन 100% डेडिकेशन के साथ करें। यही तो चाहते हैं यार अपने पेरेंट्स। ओके, कोई नहीं चाहता है कि हम सक्सेस हों। कई सारे ऐसे होते हैं जलने वाले जो चाहते ही नहीं कि आप जीवन में सफल हो, लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि यार सफल हो, है ना। आपके पेरेंट्स चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा सफल हो, ठीक है। कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी सफल है, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा सफल हो। क्यों? क्योंकि यार वो पेरेंट्स हैं। आपको सीखना होगा, आपको अभी से स्टार्ट कर देना होगा अपना हार्डवर्क करना। आप 12th में आ चुके हो यार, बड़े हो चुके हो, 17-18 साल की आपकी एज हो चुकी है, तो लेट स्टार्ट, मतलब सीरियस हो जाओ यार बस, है ना। जीवन बहुत बड़ा है। अभी से आप अपने जीवन की जो स्टार्टिंग की जो नींव होती है उसको रखना शुरू कर दो। कई सारे बच्चे 22-23 साल के होते हैं, 21-22 के होते हैं, ग्रेजुएशन होने के बाद में उनकी आंखें खुलती है कि यार कुछ काम देखा जाए या फिर किसी नौकरी की तैयारी की जाए। तो जैसे आपका 12th कंप्लीट हो, प्लीज किसी न किसी टॉपिक के ऊपर सोचना है कि अब हमें क्या करना चाहिए। पढ़ाई तो आपको करनी है ही, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ ऐसा जिससे कि आपका आगे का जो फ्यूचर हो सिक्योर हो जाए कि यार 4 साल में मैं डेली 1-2 घंटे इस काम में दूंगा, और 1-2 घंटे देते देते 4 साल में पता नहीं है कितने घंटे बन जाएंगे, और फिर ये जो मैं मेहनत करूंगा वो मेरा एक टैलेंट बन जाएगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना कि अपने एग्जाम्स वगैरह होती रहती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी करते रहना साथ में जो आपको बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा अलग बनाए, ठीक। अभी तो इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ते रहिए मजे से। हिंदी का पेपर है अपना 2 तारीख को। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी 100 रुपीज फीस रखी गई, बता देता हूँ आपको क्लासेस के बारे में भी। अरे मैं कहाँ पे कर रहा हूँ यार, ये देखो, क्लासेस की अपने रखी 100 रुपीज फीस। इसमें आपको हिंदी की भी क्लास मिल जाती है लाइव, इंग्लिश की भी क्लास मिल जाती है, ठीक है। और इसके फायदे बता देता हूँ आपको। एक तो आप देख ही सकते हो, कभी आपने मिस कर दी तो ये रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको लेक्चर्स, है ना। इसके बाद में आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाओगे, आपके जो भी डाउट्स वगैरह सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और जो भी आप हमसे बातचीत करना चाहते हो, जो भी टिप्स विप्स लेना चाहते हो आपको मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी सारे बेनिफिट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिल जाता है। ओके, स्टडी मटेरियल मिल जाता है। जो स्टडी मटेरियल हम 50 रुपए में सेल किया करते थे, है ना, जो प्रीमियम अपना स्टडी मटेरियल था, उसको हम ये 100 रुपए वाली क्लास में वो स्टडी मटेरियल भी साथ ही में प्रोवाइड कर देते फ्री में। ओके, तो हुआ क्या, मतलब समझ लो कि बस 50 रुपए लग रहे हैं अपनी क्लास के, 50 रुपए अपने हार्डवेयर स्टडी मटेरियल के लग रहे हैं, है ना। और क्या क्या बेनिफिट्स हैं अपने इस क्लास के, और भी काफी सारे अपने को बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। एक और चीज की मदद से वो है क्विज। अपन एक और चैनल बनाया है जहां पर अपन देखेंगे क्विज। क्विज क्या होता है भाई, सब ये कुछ एमसीक्यू टाइप आपको क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। वहां पे आपको अपना क्लिक करके अपना आंसर देना होता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे कि हाँ यार हमने अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं, और आप भी रियलाइज कर पाएंगे कि हाँ यार हमने अभी तक कितना सही पढ़ा है और अपन किस ट्रैक पर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई